हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि विविध विषयों से संबंधित वीडियो जो मैं इस पर डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बैंकिंग सेक्टर एंड मोदी गवर्नमेंट। तो आइए शुरू करते हैं। बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो सेवा क्षेत्र में आता है। अगर प्रत्यक्ष ढंग से रोजगार की बात करें तो एक बैंक में एक मैनेजर, 2 कैशियर, एक चपरासी, 2 सुरक्षा गार्ड, एक जनरेटर मैन, एक कंप्यूटर मिस्त्री, एक चाय पिलाने वाला कर्मी, एक मकान मालिक और एक कानूनी सलाहकार। इस तरह से एक बैंक के खुलने से प्रत्यक्ष रूप से 11 आदमी को रोजगार मिलता है। और प्रत्यक्ष ढंग से रोजगार की बात करें तो अनगिनत आदमी को एक बैंक से रोजगार मिलता है। जैसे बैंक द्वारा दिए गए लोन से अगर फैक्ट्री खुलता है, वाहन एजेंसी खुलती है या दुकान स्थापित होता है तो उसमें कार्य करने वाले जो व्यक्ति हैं उसको अगर हम देखें और गिनती करें तो हम देख सकते हैं कि कितने सारे लोगों को रोजगार मिलता है। अब बीजेपी गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट, जो कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, इस पर यह आरोप लगता है कि इसने सरकारी नौकरी को ख़त्म कर दिया। बेरोजगारी के मामले में बहुत अपजस है इस गवर्नमेंट को। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर जैसा उद्योग जिसमें न धुआं है न धुकुर है और जिसके माध्यम से सकल घरेलू उत्पाद बढ़ता है, लोगों का जीवन स्तर सुधरता है, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ने के साथ साथ ही देश विकास करता है। तो इस तरह का जो ये सेक्टर है इसकी उपेक्षा की गई। हाल ही में हमने देखा कि स्थापित जो हमारे नेशनलाइज बैंक हैं उसका विलय करके उसकी संख्या को घटाई गई। कि यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कैसे बैंकिंग सेक्टर के माध्यम से दुनिया के देश प्रगति कर रहे हैं। अगर हम स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो भारत से जाकर के लोग वहाँ पर बैंक खोलते हैं। कुछ दिन पहले हिंदुजा ब्रदर्स ने वहाँ पर जाकर के बैंक खोला था। और मतलब वहाँ के बैंक की बात करें तो हम देख सकते हैं कि कैसे जो वहाँ का जीडीपी है 870 बिलियन डॉलर है। और प्रति व्यक्ति अगर जीडीपी की बात करें तो 98,767 डॉलर का जो प्रति व्यक्ति जीडीपी है। और इकोनॉमी में अगर हम परसेंटेज की बात को देखें तो कृषि में 0.7% कृषि की भागीदारी है उसके जीडीपी में, उद्योग का 25.6% और सेवा का 73.70%। इसमें बैंकिंग सेक्टर की बड़ी भागीदारी है। बैंकिंग सेक्टर के भूमिका की भागीदारी देखें तो हम 10%, 11% से ज़्यादा ही पाएंगे कि कैसे स्विट्ज़रलैंड जैसे देश में जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें बैंकिंग सेक्टर की कितनी बड़ी भूमिका है। अगर हम एक नॉन बैंकिंग का उदाहरण लें तो भारत में सहारा इंडिया परिवार ने 7 लाख लोगों को रोजी रोटी दिया है। 2000 रुपया से शुरू होने वाली कंपनी 60,000 करोड़ के टर्नओवर पहुंच गई। एक ड्राइवर मिला जिसको ऑप्शन था कि वो सरकारी नौकरी सरकारी क्षेत्र का ड्राइवर बनना पसंद कर गया सहारा इंडिया का, तो उसने ऑप्ट किया कि वो सहारा इंडिया का ही ड्राइवर बनेगा। इस नौकरी की इतनी महत्ता थी, इतना इसमें इसका ग्लैमर था, लेकिन अफसोस है कि उसके जो चीफ हैं उसको जेल में डाला गया और सरकार के तरफ से कोई मदद नहीं मिली। जबकि इतनी बड़ी भूमिका को देखते हुए उसको बैंकिंग का लाइसेंस मिलना चाहिए था। अगर हम बांग्लादेश से तुलना करें तो हम देख सकते हैं कि कैसे 1976 ईस्वी में बांग्लादेश के एक व्यक्ति जो पहले इंग्लैंड में अध्ययन के लिए गए थे, वहाँ से लौटने के बाद उन्होंने देखा कि उनके देश के लोगों की आर्थिक स्थिति कितनी बुरी है, कैसे बेरोजगारी है, कैसे भीषण गरीबी है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। चट्टगांव विश्वविद्यालय के सहयोग से उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर शुरू किया इस बैंक को।
और 1983 में इसे बांग्लादेश सरकार द्वारा कानूनी मान्यता दी गई। उसको देख करके जो भारत के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनके द्वारा भारत में भी मतलब ये ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक की स्थापना की गई और बहुत हद तक ये बैंक सफल भी रहा। दुनिया में बैंकर्स ऑफ द पुअर के नाम से प्रसिद्ध जो मोहम्मद यूनुस हैं, उन्होंने बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना करके लाखों आदमी को रोज़गार दिया और लाखों आदमी के जीवन में क्रांति ला दी थी। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की अपार सफलता को देख करके भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उन्होंने 1975 में भारत में ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात आरआरबी की स्थापना 1975 में 26 सितंबर 1975 को प्रख्यापित अध्यादेश और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के प्रावधानों के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए इस बैंक की स्थापना की गई थी और कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग तथा अन्य जो उत्पादक गतिविधि है उस सब के विकास के लिए ऋण जैसी सुविधाएं देने के लिए विशेष करके छोटे और जो सीमांत खेतिहर हैं, किसान, मजदूर, कारीगर, छोटे छोटे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए इस बैंक की स्थापना की गई थी। और हम देख सकते हैं कि कैसे आज भी इस बैंक को ड्राफ्ट जारी करने का अधिकार नहीं है, फिर भी और इसने अपने लक्ष्य को भी पूरा नहीं प्राप्त किया है। बावजूद इसके हम देख सकते हैं कि 2021-22 के दौरान आरआरबी ने मिल करके 1659.53 करोड़ रुपए का लाभ कमाया है। और मतलब बांग्लादेश से अगर हम तुलना करें तो कितना सफल रहा ये आंदोलन, बैंकिंग क्षेत्र में उनका जो आंदोलन था या उन बैंकिंग ग्रामीण बैंक की स्थापना कितना सफल रहा, जिससे लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया, लाखों लोगों के तकदीर को उन्होंने बदल दिया। और इसीलिए 2006 में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनुस को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। और भारत में हम देख सकते हैं कि जो एक नॉन बैंकिंग जब मतलब 7 लाख लोगों को रोज़गार दे सकता है, तो यहाँ पर जो इतने सारे जो बैंक थे राष्ट्रीयकृत बैंक, वो कितने लोगों को रोज़गार दे सकते थे। अब भारत में अगर हम गांव की बात करें तो भारत में 6,28,221 गांव हैं। अगर हर एक गांव में एक बैंक की शाखा खोल दी जाए तो 6,28,221 बैंक की शाखाएँ होगी, जिसमें कम से कम समझ लीजिए कि 60 लाख लोगों को नौकरी, सरकारी नौकरी दी जा सकती है। लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, बजाय इसके उसने बैंकों का विलय कर दिया। मेरे हिसाब से देश के विकास के लिए ये फैसला बहुत उचित नहीं था। अगर हम पूरे बैंक का आकलन करें तो हम देख सकते हैं कि सिर्फ जो SBI है और SBI के द्वारा जो प्रायोजित जो आरआरबी की 4,725 शाखाओं का नेटवर्क है, जो 217 जिलों में अपनी सेवाएं दे रहा है। तो अगर हम बांग्लादेश से तुलना करें तो हम देख सकते हैं कि जो मई 2006 तक ग्रामीण जो बैंक है बांग्लादेश का, उसने 63 लाख लोगों को कर्ज दिया, जिसमें 96% महिलाएं थी। तो कितना मदद मिला लोगों के जीवन स्तर को उठाने में। और अगर हम भारत की बात करें तो हम देख सकते हैं कि कितना बहुत सफल ये नहीं होने के बावजूद ये जब प्रॉफिट में जा रहा है, तो सरकार के लिए भी ये है कि बैंक के मदद से लाभ भी होगा, लोगों को नौकरी भी मिलेगी
उसको इन्वेस्टमेंट भी कम करना पड़ेगा, और जो पैसा लोग घर में गाड़ करके रख देते हैं वो बैंक में रखेंगे। हम देखते थे कि जब बैंकों का विलयीकरण नहीं हुआ था, आपस में विलय नहीं किया गया था, एक एक जो सेठ साहूकार थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो उनका 15 बैंक में 16 बैंक में शाखा हुआ करता था। और वो पैसा लेकर के बैंक क्या करती थी, या तो मतलब कर्ज बांटती थी, या अपना बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करती थी, या मतलब शेयर में इन्वेस्टमेंट करे। तो सब घुमा फिरा करके तो देश ही के विकास में योगदान दे रहा था ना। अब हम अगर एक नॉन बैंकिंग सहारा इंडिया के मॉडल पर देखें, उसके काम को देखें, तो देख सकते हैं कि वो 7 लाख लोगों को रोजी रोटी दे सकता है। और मतलब अपने हिसाब से अगर उसको विकास करने दिया जाए, या अपने द्वारा दम पर जो उसने विकास का एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके माध्यम से उसने फिल्म निर्माण, टीवी चैनल, न्यूज़पेपर, हाउसिंग, मॉल, शॉप, इंश्योरेंस, हॉस्पिटल, एयरलाइंस, सब पर काम किया, और सब को विकास करके सब में पूंजी इन्वेस्टमेंट करके लोगों को रोजी रोटी भी दिया। ये जो हम 7 लाख जो गिनती करते हैं, उसके अलावा इस सब क्षेत्र में अगर हम लोगों को जो नौकरी मिली उसको गिनती कर दें तो ये संख्या और भी बढ़ जाएगी। लेकिन आज जो है सहारा इंडिया के चीफ जेल में हैं और उनको कोई मदद नहीं मिल गई। होना तो ये चाहिए था कि ऐसे ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको बैंक स्थापित करने में मदद मिलनी चाहिए थी, ताकि और ज़्यादा लोगों को बैंकिंग सेक्टर का एंजॉय करने में मदद मिले। तो इतना महत्वपूर्ण है बैंकों का विकास, जिससे कि सकल घरेलू उत्पाद भी बढ़ता है, लोगों को रोजी रोटी भी मिलती है। आज अगर हम स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो हम देख सकते हैं कि उसका जो जीडीपी है 870 बिलियन डॉलर का है, और प्रति व्यक्ति जीडीपी की बात करें तो 98,767 डॉलर का प्रति व्यक्ति जीडीपी है। और उसमें अगर हम भागीदारी की बात करें कि कौन सा सेक्टर का कितना परसेंटेज है, तो हम देख सकते हैं कि कृषि का 0.7% भागीदारी है, उद्योग का 25.6% और सर्विस सेक्टर का 73.70% भागीदारी है। स्विट्ज़रलैंड का जो बैंकिंग उद्योग है वो इतना मतलब डेवलप है, जो हमारे देश से जा कर के लोग वहाँ पर बैंक खोलते हैं। हाल ही में मैंने कुछ वर्ष पहले एक न्यूज़ आया था कि हिंदुजा ब्रदर्स स्विट्ज़रलैंड में जा कर के बैंक खोले। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर कितना इम्पोर्टेंट है, इससे कितने लोगों को रोजी रोटी मिलती है और लोगों के विकास में कितनी मदद मिलती है। तो मेरे विचार से जो बैंकों का विलय किया गया ये उचित नहीं था। हम देख सकते हैं कि कैसे बैंक का अस्तित्व ही ख़त्म कर दिया गया, एक बैंक का दूसरे बैंक में विलय करके। अगर सरकार उसको नहीं संभाल सकती थी तो उसको निजीकरण कर देना चाहिए था, निजी हाथ में फिर बेच देना चाहिए था। कैसे ये जो मतलब इंडियन एयरलाइंस है उसका निजीकरण किया गया, टाटा के हाथ पहले टाटा के हाथ से उसका लेकर के उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, फिर टाटा को सौंप दिया गया था। इसी तरह से भारत में भी जो वाणिज्यिक बैंक थे पहले तो प्राइवेट सेक्टर ही में न थे, और उसको मतलब निजी उसका राष्ट्रीयकरण किया गया। अगर हम थोड़ी सी चर्चा कर लें भारत में जो बैंकिंग सेक्टर है, तो बैंकिंग सेक्टर का जो ये राष्ट्रीयकरण किया गया उसको अगर हम देखें तो 19 जुलाई 1969 को 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। फिर 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और इसके पीछे यही मंशा थी कि जो साहूकारों की जंजीरों से मुक्ति मिले, जो उनके द्वारा जो शोषण किया जाता है लोगों का, उससे मुक्ति मिले और आर्थिक पुनरुत्थान हो, आर्थिक समृद्धि हो। तो इसी व्यू से जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ये सही है कि बैंक
राष्ट्रीयकरण करने के बाद बैंकों में स्वेच्छाचारिता बढ़ गई, लेकिन उसका इलाज करना चाहिए। फिर भी बहुत हद तक ये सफल सेक्टर था। और प्राइवेट बैंक से तुलना करें तो सरकारी बैंक लोगों का बहुत मदद करता था। और कहीं कहीं विसंगति होती थी, अकाउंट खोलने के नाम पर बैंक परेशान करता था, लेकिन ये सब छोटा छोटा प्रॉब्लम था। जब लक्ष्य दिया गया मोदी गवर्नमेंट के द्वारा ही, तो 2018 तक जन धन योजना के अंतर्गत 31 करोड़ बैंक खाते खोले गए। इतना काम करने के बाद भी बैंक सबका आपस में विलय कर देना, जिससे कि मतलब जिससे कि बहुत ज़्यादा रोजगार दिया जा सकता था, तो ऐसे सेक्टर का मतलब वो कम कर दिया गया। बैंकों की शाखाएं कम हो गई। अब अगर हम दूसरे बैंक से तुलना करें कि कैसे बैंक दिवालिया हो जाता है, तो बैंक दिवालियापन की बात करें तो कोई भी बैंक दिवालिया हो सकता है। अभी हम देख रहे हैं कि कैसे अमेरिका का जो इतना बड़ा बड़ा बैंक है वो सब दिवालियापन के कगार पर पहुंच गया। तो उसके आड़ में क्या है? उसके आड़ में है कि सरकार के द्वारा हस्तक्षेप की नीति। अगर मतलब उसको काम करने दिया जाए बैंक को, तो बैंक बहुत ही अच्छा सेक्टर हो सकता है, लोगों को रोजी रोटी देने में भी। तो वीडियो देखने के लिए